हिंदी साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस कक्षा को अपने विषय आत्मकथा आपहुदरी के साथ। आपहुदरी जिसकी लेखिका है रमणीका गुप्ता, एक जिद्दी लड़की की कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो किसी भी सामाजिक मान्यता को, बंधन को और परंपरा को नहीं मानती और उनका विद्रोह करते हुए स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ती है। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उपभाग 51 से, वर्तमान और भविष्य मेरा हो। देखिए, उपभाग स्वयं ही कुछ ऐसा कहना चाहता है कि हम इसे समझ सकते हैं कि वर्तमान और भविष्य की यहाँ पे कुछ चर्चा की जा रही है रमणीका गुप्ता के द्वारा। आप जानते हैं कि मास्टर, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मास्टर ने प्रकाश को जाकर रमणा के अतीत के बारे में सब बता दिया था। यहाँ पर रमणा असमंजस में पड़ जाती है कि मैं कैसे प्रकाश को बताऊं कि मेरे साथ मास्टर ने किस प्रकार यौन शोषण किया था, किंतु उसने अपने आप से वादा किया कि मैं प्रकाश से कुछ नहीं छुपाऊंगी, हर बात उसके सामने रखूंगी और क्या है, जिंदगी में स्वतंत्र महिला की भांति मैं रहूंगी, किसी प्रकार दिल का बोझ मेरे ऊपर ना होगा। तो उसी बोझ को उतारने के लिए यहाँ पर वो प्रकाश के पास जाती हैं। मैं एक सच्ची प्रेमिका बनकर प्रकाश से मिलने गंतव्य स्थान पर पहुंची। मैं उस दोहरी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती थी जिसमें मैं अब तक जीती आई थी कि दिन में तो मैं सखियों के साथ खुशनुमा व्यवहार में रहती थी और रात को मास्टर के साथ एक यौन शोषण से मैं बंधी थी। मैंने अपनी उन अंधेरी रातों को प्रकाश में लाने का फैसला किया। मैं दोपहर को होटल में पहुंच गई जहां पर प्रकाश क्या है मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों बालकनी में बैठे। प्रकाश मुझे पकड़कर कमरे में ले गया। वहां पर हम दोनों का क्या है वार्तालाप शुरू हुई। प्रकाश ने मुझसे पूछा, कैसी हो? मैंने कहा, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? प्रकाश ने कहा, मैं अच्छा हूँ, जरूरी काम से तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी उस काम के लिए आई हूँ, बताइए। वह सीधे विषय पर आ गया। प्रकाश ने न टस किया न मस किया, सीधे उस विषय पर आ गया जिसके बारे में उसे बात करनी थी। प्रकाश ने मुझसे कहा, तुम्हारा अतीत जैसा भी रहा हो किंतु वर्तमान और भविष्य केवल मेरा हो, यह ध्यान रखना। यहाँ पर हम दोनों विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसमें प्रकाश मुझे एक सलाह देता है कि ठीक है रमणा, तुम्हारा अतीत कैसा भी रहा हो किंतु भविष्य और वर्तमान में इस बात का ध्यान रखना कि हम दोनों ही हो, तीसरा कोई हमारे बीच में ना आए। हमें एक दूसरे के बारे में जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे हैं। प्रकाश मुझे मास्टर के बारे में बताने लगा कि मास्टर मेरे घर पर आया और उसने मुझे बताया कि क्या है, तुम एक बदचलन लड़की हो, तुम्हारे कई पुरुषों के साथ यौन संबंध रह चुके हैं। वह कह रहा था कि तुम बदचलन लड़की हो। फिर प्रकाश यहाँ पर कहता है कि मैंने मास्टर के से कहा कि भागो यहाँ से। मैं कौन सा दूध का दूल्हा हूँ, इस उम्र में ये सबके साथ हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ, रमणा के साथ हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी प्रकाश को गुस्से में फिर मास्टर के बारे में सब बता दिया। चाहे वह मुझसे अब शादी करे ना करे, किंतु ये मेरा फर्ज था कि मैं उसको मास्टर के बारे में बताऊं किस प्रकार मास्टर ने क्या है मेरा यौन शोषण किया था। वह मेरे हाथ को सहलाता और कहता, यह सब होता है जिंदगी में। जब मैं प्रकाश को मास्टर के बारे में सब बता देती हूँ तो प्रकाश मेरी हिम्मत बांधता है, मेरा सहारा बनता है। वह मुझसे कहता है कि ये जिंदगी में अक्सर हो जाया करता है, इन बातों को इतना दिल से नहीं लगाते। चलिए शुरू करते हैं उपभाग 52 के, शादी के बाद वफादार रहे। देखिए, यहाँ पे कोई ऐसी चर्चा होने जा रही है जिसमें शादी के बाद वफादारी की बात चल रही है। प्रकाश ने कहा, मैं किसी की परवाह नहीं करता, शादी के बाद हम वफादार रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिश्ते को हमें लंबा चलाना है अपने, तो हमें वफादारी भी रखनी होगी। मेरा पहला प्यार मेरी भाभी है। यहाँ पे वो बताता है कि किस प्रकार प्रेम संबंध प्रकाश के किस किस से बने, उनकी चर्चा वह यहाँ पे रमणा के सामने करता है कि कोई भी बात छुपी ना रह जाए। उससे मेरी एक बच्ची भी है। दूसरा प्यार मेरे कलकत्ता में मेरी फैक्ट्री की मालकिन के साथ हुआ, वह एक बंगाली महिला थी। उससे अभी भी कभी कभी जब उसका पति कहीं बाहर चला जाता है तो मुझसे मिलने आती है, कुछ बातें करती है और चली जाती है। भाभी के साथ मेरा संबंध आज भी कायम है, किंतु जब मेरी तुमसे शादी हो जाएगी तो मैं भाभी के साथ अपना ये संबंध खत्म कर दूंगा। भाभी से रिश्ता मेरा अभी भी कायम है। मेरी भाभी बहुत सुंदर है और उस पर कई बंदिशें भी है। मैं एक बनिया परिवार से जो है संबंध रखता हूँ, तो मेरी भाभी को क्या है बहुत ज़्यादा बंदिशों में रखा जाता है। पति पत्नी एक कमरे में सो नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। भाभी को भी मेरी माँ क्या है बहुत तंग करती थी, उसे अपशगुनी कहती थी, उसे
चोर कहती थी। मेरी भाभी यह सब चुपचाप सहती रही। एक दिन मेरा पूरा परिवार जब घर पर नहीं था, सब चले गए थे, तो मैं स्कूल से आया। मेरी भाभी मुझे खाना परोसने आई। भाभी ने हाथ पकड़ा और मुझसे पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? जिस पर मेरा कोई जवाब ना निकला। मैं असमंजस में पड़ गया कि मैं भाभी से क्या कहूँ। और यह वही दिन था जब से हमारा संबंध कायम हुआ। मुझे उस समय यौन संबंधों के बारे में इतना नहीं पता था, किंतु मेरी भाभी ने ही मुझे सब कुछ सिखाया। यहीं से हमारे संबंध कायम हुए। एक दिन चाची ने हमें यौन संबंध स्थापित करते हुए देख लिया। मैं नीचे और भाभी ऊपर थी। चाची ने ये सबको बताया, किंतु किसी को यकीन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस समय जो परिवार में जो स्त्रियां होती थी वो इतनी शर्मीली होती थी कि कभी भी वो इन संबंधों को स्थापित करने के लिए पहल नहीं कर सकती थी। तो चाची के ये बताने से कि मैं नीचे और भाभी ऊपर थी, सब हंसने लगे। किंतु रमना के सामने प्रकाश बताता है कि मेरी भाभी बहुत आक्रामक थी और हमेशा वही इन चीज़ों के लिए शुरुआत करती थी। सब कुछ उन्हीं ने मुझे सिखाया था। कामसूत्र फिर मैंने पढ़ा था कि मुझे कुछ आ जाए। कॉलेज में मैं गया तो मुझे और ज़्यादा ज्ञान इन सब बातों का हो गया। कलकत्ता में नौकरी के बाद ये रिश्ता मेरा भाभी के साथ कुछ थमा, वरना यह क्या है, अनवरत चल रहा था। किंतु प्रकाश के सामने मैंने भी एक बात रखी। अब जब ये सब मैंने सुना, रमना ने सुना कि क्या क्या उनके परिवारों में स्त्रियों के साथ होता है, तो मैंने प्रकाश के सामने तभी अपनी एक बात रख दी कि सुनो प्रकाश, मैं शादी के बाद पर्दा नहीं करूंगी और ना ही किसी का जुल्म सहूंगी। आदर सम्मान में बड़ों का अवश्य करूंगी, छोटों का करूंगी, किंतु ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही मैं इन सब चीज़ों का विरोध करती आई, सब मान्यताओं का, परंपराओं का विरोध करती आई, और अगर मैं स्वयं ही इन सब में फंस जाऊंगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। जिस पर प्रकाश मुझसे कहता है, ठीक है तुम मत करना, और तुम्हें इस चीज़ के लिए कोई फोर्स भी नहीं करेगा। आज के बाद किंतु एक चीज़ रमना के साथ हुई। वो क्या थी कि मास्टर के जो अतीत उसके साथ जुड़ा था उससे उसे मुक्ति मिल गई और वह स्वतंत्र जीवन जीने लगी। चलिए बढ़ते हैं उपभाग 53 की ओर। क्या तू बेदी की बहन है? यहाँ पे बताना चाहती है कि किसी ने रमणा से पूछा कि क्या तू बेदी की बहन है। प्रकाश के जाने के बाद मैं रोपड़ होकर पटियाला जाने का जुगाड़ बिठाने में मशगूल हो गई। मैं कॉलेज में एक नाटक में नायिका बनी, नृत्य तैयार किए, उसमें मैंने भाग लेना शुरू किया। आप जानते हैं कि एक्टिविटीज़ में शुरू से ही भाग लेती हुई आई हैं। एक प्रोफेसर की बैकग्राउंड कमेंटेटर मैं बनी और उस प्रोफेसर के लिए कमेंट्री मैंने पढ़ी। मैं शाहजहां बनी एक नाटक में जो था मुमताज़ की मज़ार पर। मेरा विषय साइकोलॉजी था और साइकोलॉजी विषय से जुड़ी हुई एक जो प्रोफेसर है मेरे कॉलेज में आई। प्रोफेसर ने मुझे देखा, मैं निकल कर जा रही थी और मुझसे पूछा, तू बेदी की बहन है? मैंने कहा हाँ, आप उन्हें जानती हैं? तभी आसपास की लड़कियां मुझे अचंभे से देखने लगी कि इतनी बड़ी प्रोफेसर रमना को कैसे जानती है। इससे क्या है, कॉलेज में मेरा सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने कहा प्रोफेसर से कि क्या आप उन्हें जानती हैं? तब प्रोफेसर ने मुझसे कहा, तुम्हारी शक्ल उनसे मिलती है, वे मेरे साथ एमए में पढ़ते थे। उन दिनों कॉलेज में एक लड़की मुझ पर फिदा हो गई थी। कहने का यह है कि मुझसे प्यार करने लगी थी। वह एक लेस्बियन थी। आसपास के सब कॉलेजों में उसका मजाक बनता था कि एक लेस्बियन इस कॉलेज में पढ़ती है, किंतु मैं अपने ऊपर एक मोहर और नहीं लगवाना चाहती थी लेस्बियन की। मैं इस बात से डरती थी कि कहीं किसी को पता न चल जाए, इसलिए उस लड़की को मैंने कभी भी अपने करीब ना आने दिया और ना ही मैं कभी उसके करीब गई। मैंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि मैं उससे जाकर पूछूं तो कि वह ऐसा क्यों करती है। क्यों? क्योंकि मैं इन इल्ज़ामों से अब बचना चाहती थी। चलिए शुरू करते हैं उपभाग 54 से। हाँ, प्रकाश के पास गई थी। देखिए यहाँ पे कोई वारदात या घटना ऐसी हुई जिसमें प्रकाश के पास गई, तो उसका वर्णन रमना इस उपभाग में करने जा रही है। मैं कॉलेज की छुट्टी पड़ने के बाद रोपड़ निकल गई। मैंने प्रकाश को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया था। प्रकाश को जब वह पत्र मिला तो वह मुझे रेलवे जंक्शन पर बीच में लेने आ गया था। टीटी के पूछने पर, प्रकाश मेरे पास बैठा था, तो टीटी के पूछने पर कि आप दोनों कौन है, तो उसने बताया कि यह मेरी पत्नी है। मैं उम्र कम कॉलेज थी और सरकारी एक अफसर था, जिस कारण टीटी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। किंतु जैसे ही उसने प्रकाश का सरकारी कार्ड देखा अफसर का, तो वह वहाँ से चुपचाप निकल गया। हम देर रात रोपड़ पहुँचे। उसका दोस्त वहीं था। दोनों 2 कमरे में रहते थे, अगल बगल के। दोनों के पास एक ही नौकर था। मेरे वहाँ होने से उसका दोस्त उस दिन नीचे जाकर आंगन में सो गया। हमने बहुत रात तक बात की, मैंने और प्रकाश ने। फिर धीरे धीरे हमारा रिश्ता स्थापित होना शुरू हुआ।
जिसमें क्या हुआ कि हम दोनों अवश हो गए, हम दोनों अपना होशो हवास खो बैठे। बहुत श्रेय से उसने मुझे प्यार किया। संभोग के अर्थ को उस दिन मैंने पहली बार पहचाना कि संभोग ऐसा भी होता है, और संभोग का जो आनंद होता है वो इस प्रकार होता है। क्यों? मास्टर ने तो सदैव सिर्फ मेरी योनि का ही प्रयोग किया था, उसने कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं कराया कि संभोग क्या होता है। तो जब प्रकाश ने पहली बार मेरे साथ ये सब किया तो मैंने जाना कि ये आनंद क्या होता है, किस प्रकार ये रिश्ता स्थापित होता है। फिर उसके अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। प्रकाश ने आकर मुझसे पूछा, ड्यूटी से क्या तुम अब ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम पटियाला की ओर रवाना हो गए। घर जिस दिन मुझे पहुंचना था उस दिन मैं नहीं पहुंची। कुछ देर बाद घर पहुंची तो घर में क्या है, शोर मच गया कि रमना अब तक आई कैसे नहीं है। मेरे घर पहुंचते ही क्या है, पूछताछ शुरू हो गई कि तुम कहाँ थी। बीवी ने मुझे डांटना शुरू किया। मैंने खुले मुंह जवाब दिया, मैं प्रकाश के पास रोपड़ गई थी उससे मिलने। यह सुनकर मेरी बीवी ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया, और पिताजी भी पहली बार मुझसे बहुत गुस्सा हुए। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सारी सीमा उस दिन लांघ दी थी। पिताजी के अनुसार और बीवी के अनुसार तो मैं अक्सर लांघती ही आई थी, किंतु पिताजी के अनुसार उस दिन पहली बार मैंने अपनी सीमाओं को लांघ दिया था। दोनों मुझे मारने लगे, मुझे बहुत मार पड़ी। तभी वहाँ मेरा बड़ा भाई आया हुआ था, सत्यव्रत। उसने आकर मुझे छुड़ाया। उसने कहा, इसमें मानने की क्या बात है, अगर ये पढ़ लिख ले अच्छे से तो हम इसकी प्रकाश से शादी कर देंगे, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पहले पढ़ लूँ। हाँ, मैं बच्चा हूँ, मैं यह कहती चली गई, और मेरा भाई मुझे वहाँ से लेकर कमरे में चला गया। मेरे भाई ने मेरे आगे एक शर्त रखी कि रमना, ठीक है कि हम तेरी प्रकाश से शादी कर लेंगे, किंतु तो अभी बीए में है, पहले अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर ले फिर ब्याह करना। और मैं राजी हो गई कि ठीक है भैया, अगर तुम प्रकाश से मेरा विवाह करोगे तो मैं तैयार हूँ पढ़ने के लिए। मैं भैया के साथ चली गई और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। चलिए आगे बढ़ते हैं उपभाग 55 की ओर। पहली बार, यहाँ पे पहली बार रमणा के साथ कोई ऐसी घटना घटी जिसका वो यहाँ पे वर्णन करने जा रही है। मैं भैया के साथ रोहतक चली गई। मेरी भाभी जो बचपन में मेरे साथ अक्सर अतरंग संबंध स्थापित करती थी, एक लेस्बियन की तरह, वह भी वहीं थी। अन्य एक अफसर भी यहाँ पर था जो मेरे भैया के साथ ही काम करता था। वह खूब लंबा चौड़ा था, सुंदर था। भाभी की उससे काफ़ी क्या है, घनिष्ठता थी। बहुत गहरे संबंध मुझे यहाँ पर भाभी और उस ऑफिसर के क्या है नजर आते थे। साथ में हम सैर करने के लिए जाते और मैं भी जाती। भाभी को यह पसंद नहीं था, किंतु फिर भी वह मुझे ले जाती। मैं अनजान बनकर साथ साथ चुपचाप चलती रहती। घंटों दोनों बातें करते, सूरज छिपे घर वापस लौटते। दोनों पुलिया के पीछे जाते और कुछ हरकतें करते। हरकतों को तो मैं ना देख पाती, किंतु पुलिया के पीछे खड़े होकर जो वो बातें करते उन्हें अवश्य सुनती। मैं जानकर अनजान बनी रहती। क्यों? क्योंकि मैं अपनी भाभी को यह सब नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं सुन रही हूँ आप क्या बातें कर रहे हो। भाभी कहती, तुम पर वह अफसर फिदा हो रहा है, तुम पर लट्टू हो गया है, तुम्हारे फिगर की बहुत तारीफ करता है, जिस पर मुझे क्या है बहुत गुस्सा आ जाता। क्यों? क्योंकि मैं प्रकाश से शादी करने जा रही हूँ। एक दिन मैंने भाभी से कहा, बस करो भाभी, उस अफसर की मेरे सामने बातें ना किया करो। क्यों? क्योंकि मैं अब इस बेवफाई की चादर को दोबारा ओढ़ना नहीं चाहती। मैंने प्रकाश से वादा किया है और मैं उस वादे को पूरा करना चाहती हूँ। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे कि मेरे रिश्ते में कोई भी दरार पड़े। मैं प्रकाश की हो गई हूँ और उसी की होकर रहना चाहती हूँ। तब मेरी भाभी ने मुझे बड़ा एक टोंट कसा, बड़ी सती सावित्री बन गई है तू, मेरे कहने से ही, मजाक करने से ही तुझे इतना बुरा लग गया। तब मैंने कहा, हाँ मैंने फैसला कर लिया है, अब इस बारे में और कोई बात ना हो। आप मुझे किसी अन्य मर्द का नाम लेकर ना छेड़े। क्यों? क्योंकि अब मुझे ये सब पसंद नहीं आता। एक प्रकाश पहला ऐसा पुरुष है जिसने मुझे इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया। उसके साथ जुड़ते हुए रिश्ते को मैं किसी कीमत पर नहीं तोड़ना चाहती। एक दिन मेरे भैया दिल्ली आए किसी काम से। भाभी ने अपनी फिर वही हरकतें दोहरानी शुरू कर दी जो वो मेरे को, जब मैं अपनी दादी के साथ सोती थी तब वो मेरे साथ करती थी। वही चूमा चाटी, वही आकर मेरे बिस्तर पे सो जाना। मुझे बेहताशा उन्होंने चूमना शुरू कर दिया। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि औरतों को भी ऑर्गेज्म होता है। क्यों? क्योंकि मेरी भाभी ने 2 उंगलियां मेरे अंदर प्रवेश कर दी और वो लगातार मुझे चूमे जा रही थी, जिस कारण क्या है मेरा ऑर्गेज्म हो गया। उस दिन एक चीख मेरे मुंह से निकली और मुझे पता चला कि ये सब भी होता है।
यह सब गंदा। अगले दिन मैंने अपनी भाभी को पकड़ा और मैंने कहा कि भाभी ये सब गंदा है। तुम औरत होकर औरत के रिश्ते की लाज नहीं रखती है। तुम मेरे साथ क्या करती हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे क्यों छूती हो? बचपन से ही तुम मेरे साथ ये सब करती आ रही हो। मुझे यह सब लगता है कि तुम्हें शोभा नहीं देता। एक औरत हो तो औरत की भांति व्यवहार करना सीखो। इस पर मेरी भाभी कहते तेज हंसने लगी। वह मेरा मजाक उड़ाने लगी और इस हंसी को देखकर मुझे मास्टर की वो हरकतें याद आने लगी जो वो मेरे साथ करता था। जब वो मेरे साथ यौन संबंध स्थापित करता था, मैं उसे मारती थी, पीटती थी और वो क्या है हंसता चला जाता था। मेरी बेबसी का जिस प्रकार मास्टर मजाक बनाता था, उसी प्रकार अब मेरी भाभी भी मेरी बेबसी का आज मजाक बना रही थी। वह अतीत जिसे मैं भूल चुकी थी प्रकाश के सामने लाकर दोबारा मेरे सामने भाभी के रूप में आकर खड़ा होने लगा। मैंने सोचा कि क्यों बचपन से ही इतना यौन शोषण मेरा होता आ रहा है। मैंने भाभी से कहा। भाभी लगातार हंसती चली गई। तो आज के इन 5 उपभागों के माध्यम से लगभग आधी आत्मकथा हमने पूर्ण कर ली है। देखिए अब थोड़ी ही आत्मकथा बाकी है, उसको भी हम 2-3 वीडियो के माध्यम से पूरा कर लेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रमणिका गुप्ता की इस आत्मकथा को आप मूल पुस्तक से पढ़ सकते हैं। जो संवाद हैं उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो नेट का एग्जाम होता है उसमें संवाद पूछे जाते हैं। एक वीडियो के माध्यम से हम संवाद भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि उनको पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम में बैठे तो कोई भी क्वेश्चन आपका आत्मकथा से ना